वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, 1, 2, 3 और 4। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है एक्सप्लेन करना है, विमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी। जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी उसको जो विमेन वर्कर थी वो उस पर अटैक करती थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। क्यों? सबसे पहले इमेज से समझो चिल्ड्रन। मशीन के आने से पहले जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी उससे पहले जो विमेन वर्कर थी वो ग्रुप में ऐसे काम करती थी हाथ से। तो जब ये हाथ से 4 लोग काम कर रहे हैं तो चारों को सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। लेकिन जब ये मशीन आ गई जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी, तो जो काम पहले 4 लेडीज करती थी अब उतना काम केवल एक औरत कर सकती है। तो इसका मतलब 3 लेडीज की छुट्टी हो गई, उनका काम चला गया। अब भैया आप ये बताओ, अगर आपकी कोई जॉब लग रही हो जिससे आपका घर चलता हो और किसी मशीन की आने की वजह से आपकी जॉब चली जाए, आपके पैसे जो आते थे वो आना बंद हो जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसीलिए ये उस पर अटैक करती थी, मतलब इनको पसंद नहीं थी। आंसर कैसे लिखोगे? बिफोर स्पिनिंग जेनी, यानी कि इस मशीन के आने से पहले स्पिनिंग वॉज डन बाय लेडी वर्कर्स मैनुअली। जो स्पिनिंग होती थी वो लेडी वर्कर्स अपने हाथों से, मैनुअली का मतलब होता है हाथों से करती थी। इट कंज्यूम टाइम एंड टुक लॉट ऑफ लेबर। इसमें टाइम तो लगता ही था, इसमें लेबर भी ज्यादा लगती थी, मतलब 4 लेडीज काम कर रही हैं, 10 लेडीज काम कर रही हैं। बट एज सुन एज स्पिनिंग जेनी मशीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, लेकिन जैसे ही ये वाली मशीन मार्केट में आई, इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। वो जो स्पिनिंग प्रोसेस थी वो तेज हो गई एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूस लेबर डिमांड, जिससे लेबर की डिमांड कम हो गई। समझ में आ गया पूरी बात? क्या नहीं, इस मशीन के आने से उन लेडीज की जो जॉब है वो चली गई, क्योंकि ये चार लोगों का काम ये अकेले ही कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का बी। इन द 17th सेंचुरी merchants from towns in Europe began employing peasants and artisans within the village। ये कह रहा है 17th सेंचुरी में जो मर्चेंट थे टाउन के, वो जो गांव के किसान और आर्टिशंस थे उनको रखने लगे कपड़ा बनाने के लिए। क्यों? आपको एक्सप्लेन करना है। इस चीज को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। मान के चलो ये आप हो, ये आपके पापा है। आपके मम्मी पापा आपको कुछ पॉकेट मनी देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, 10, 20, 50 रुपए रोज के। मैं आपसे कहने लगूं यार तुम दिन में 2 घंटे मोबाइल तो चलाते ही हो, क्या तुम आधा घंटा मेरे लिए काम करोगे मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे और मैं आपको 200 रुपए दूंगा? तो आप कहोगे यार क्यों नहीं सर, ये तो अच्छी डील है, चलो कर लेते हैं इसी बहाने, और हमें कहीं जाना भी नहीं है, मोबाइल तो मैं चलाता ही हूँ, तो आधे घंटे मोबाइल चलाने से अगर मुझे कोई काम करने से 200 रुपए मिल जाए। तो हुआ ये कि जब ये मर्चेंट किनके पास गए, जो टाउन के जो वर्कर्स थे इनके पास गए, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम था। दूसरा, ये एक ही मालिक के लिए काम करते थे, तो नए मर्चेंट के पास इन्होंने काम करने से मना कर दिया। लेकिन कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो अब ये मर्चेंट क्या करे? तभी इसको एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं गांव में जाऊं, क्योंकि गांव में क्या है, एक छोटा सा खेत है, उसी में 10 लोग काम कर रहे हैं। जरूरत है केवल 2 लोगों की, वहां पे 8 लोग और लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो जब ये लोग गांव में गए, इन्होंने कहा कि देखो तुम अपना खेती बाड़ी भी करते रहना और हम तुम्हें घर में ही छोटी मोटी मशीन दे देंगे, तुम्हारे बच्चे जो हैं, तुम्हारे घर की लेडीज जो हैं, या जो लोग बचे हुए हैं जिन पे काम नहीं है उनको काम मिल जाएगा। तो इन लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि चलो यार, एक तरफ तो पैसा हमें खेती से मिल ही रहा है, दूसरी तरफ ये वाला काम। तो इसीलिए मर्चेंट्स ने अपना काम किसको देना शुरू कर दिया? पीजेंट्स को, गांव के फार्मर्स को। तो आंसर कैसे लिखेंगे? डिमांड ऑफ द क्लोथ वॉज मोर देन द प्रोडक्शन। जो कपड़े की जो प्रोडक्शन थी वो कम थी और डिमांड ज्यादा थी। वर्कर्स ऑफ टाउन्स वर अंडर ट्रेड एंड कॉमर्स गिल्ड, दैट मींस दे वर नॉट अलाउड टू वर्क फॉर न्यू मर्चेंट्स। अब ये वाले जो टाउन के जो वर्कर्स थे, इन्होंने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि ये किसी भी नए मर्चेंट के लिए काम नहीं कर सकते, तो इन्होंने तो साफ साफ मना कर दी। इसीलिए Therefore they turned to peasants। ये कहाँ गए? पीजेंट्स के पास गए, जो गांव के किसान थे उनके पास गए, और आर्टिशन के पास अपना काम करवाने के लिए, जो गांव में रहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है आपको सी पार्ट। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। एक टाइम पे जिस पोर्ट से इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था सूरत के, वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म सा क्यों हो गया? उसका रीजन ये है, जब यूरोपियन कंपनीज आने लगी तो यूरोपियन कंपनीज को क्या करना था, अपना प्रॉफिट देखना था, और जो हमारे मर्चेंट थे इंडिया के, उनका नुकसान करवाना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो कुछ ऐसे राइट्स ले लिए कोर्ट से कि इनको सस्ते में रिसोर्स मिलने लगे, जो रॉ मटेरियल था। दूसरा, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बना दी कि जो वर्कर है वो केवल हमारे लिए काम करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। और तीसरा, इन्होंने ये काम और किया कि इन्होंने बॉम्बे पोर्ट का यूज करना शुरू कर दिया। भाई अब आप बताओ, एक पोर्ट पे जिसपे पहले बहुत ज्यादा सामान आता था, जाता था, एक्सपोर्ट होता था, वो बंद करके आप दूसरा शुरू करोगे तो पुराने वाला तो बिल्कुल बंद हो गया और नया वाला स्टार्ट हो गया। तो कैसे लिखोगे? द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। पूरा क्वेश्चन से बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, ग्रोइंग पावर ऑफ यूरोपियन कंपनीज। जो यूरोपियन कंपनीज है, इनकी पावर बढ़ने लगी इंडिया में। कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स, इनको लोकल कोर्ट से जो क्या है कंसेशन पे मिलने लगा सामान सस्ते दामों पे। मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड, अब इन्होंने बिजनेस में मोनोपोली बना ली कि केवल हमारे लिए वर्कर जो काम करेगा वो हमारे लिए ही काम करेगा, किसी और के लिए काम नहीं करेगा। और चौथा, इन्होंने क्या काम किया, यूज ऑफ बॉम्बे पोर्ट इंस्टेड ऑफ सूरत पोर्ट। इन्होंने सूरत पोर्ट को बंद कर दिया और बॉम्बे पोर्ट का ये यूज करने लगे। नेक्स्ट गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्थास टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया। अब जैसा कि यूरोपियन आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई और फ्रांस के लोग भी थे, पुर्तगीज भी थे। भारत का कपड़ा बेस्ट था और हर दूसरे जो कंट्रीज थे वो चाहते थे हमें मिल जाए, हमें बिजनेस मिल जाए, हमें बिजनेस मिल जाए इंडिया से। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये बड़े चालाक लोग थे स्टार्टिंग से ही, अंग्रेज। इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि ये जो बिजनेस है, ये जो वीवर्स हैं, ये जो वर्कर्स हैं, बस हमारे लिए काम करें। तो जब ये पहले गए तो इन्होंने देखा यार वर्कर्स तो किसी की बात सुन ही नहीं रहे, वर्कर्स के पास ऑलरेडी इतना काम है। तो इन्होंने एक चालाकी दिखाई, इन्होंने गोमस्थास को अपॉइंट किया। गोमस्थास कौन थे? इन्हीं के लोग थे। इन्होंने देखा कि जो इंडिया के जो वीवर्स हैं ये बड़े बेचारे गरीब हैं। इन्होंने ना फ्री में पैसे देना चालू कर दिया, मतलब लोन देना चालू कर दिया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी की शादी होगी, भाई की शादी होगी, कोई जरूरत होगी या घर बनाने के लिए। अब जब वीवर्स को यार कोई लोन फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले कुछ तो लेगा। तो इन्होंने कहा यार हमने आपको जो लोन दे रखा है, तुम ऐसा करो हमें पैसा मत दो, उसके बदले हमें कपड़ा बना के दे दो। तो जब आपने किसी से पैसा उधार ले लिया तो कहीं ना कहीं आप उसके अंडर में तो रहोगे, उसके दबाव में तो रहोगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमस को अपॉइंट किया था ताकि वो वीवर से डायरेक्ट बातचीत करें और उनके लिए बिजनेस लाएं। तो आंसर कैसे लिखोगे? टू एलिमिनेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। बीच में जो ट्रेडर्स होते थे, जो दूसरे बिजनेसमैन होते थे, उनको और ब्रोकर्स को खत्म करने के लिए उन्होंने गोमस्तास लगाया। ब्रोकर कौन होते हैं? जैसे मान के चलो मैंने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी और मैं कंपनी को दे रहा हूँ 100 रुपए में, तो ये बीच का ब्रोकर। तो इन्होंने सोचा हम डायरेक्ट ही वीवर से बात करें, तो बीच का जो कमीशन है उसको हटा देंगे। टू एलिमिनेट वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। और ये क्या चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ये जो वीवर्स हैं इंडिया के, जो कपड़ा बनाते हैं, ये केवल हमारे लिए काम करें, दूसरे मर्चेंट्स के लिए और दूसरी कंपनीज के लिए काम ना करें। ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये इंग्लिश बाबा का ही चैनल है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमें इसके लिए भी सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब है ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 80% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन यूरोप वाज एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। ये कह रहा है 19th सेंचुरीज के अंत तक लगभग 80% लोग बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में और इंडस्ट्रीज में काम करने लगे थे। अरे नहीं, ये सच है, इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन हो रहा था,
लेकिन ये थोड़ी कि 80% लोग काम करने लगे थे, तो ये तो हो गया फॉल्स। द इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल 18th सेंचुरी। ये कह रहा 18वीं सेंचुरी तक अगर कपड़े का बोलबाला था तो वो केवल इंडिया का था। इंटरनेशनल, ये वाली बात बिल्कुल सच है, और यही रीजन है कि इंडिया के साथ हर कोई कंट्री बिजनेस करना चाहता था। The American Civil War was resulted in the reduction of cotton exports from India. अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ उससे कॉटन एक्सपोर्ट कम हो गया इंडिया का। अरे नहीं, कम नहीं, और बढ़ गया था भाई साहब, तो ये तो फॉल्स है। The introduction of the fly shuttle enabled handloom workers to improve their productivity. अब जो फ्लाई शटल मशीन आई उसकी वजह से जो हैंडलूम वर्कर्स थे अब वो कम टाइम में ज्यादा काम करने लगे। ये वाली बात सच है, तो ट्रू। इसके बाद आपके यहां कुछ क्वेश्चन है डिस्कस वाले, नहीं अभी ये है थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रीज आने लगी, बड़ी बड़ी मशीन्स आने लगी, और प्रोटो का मतलब पहले। जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी उससे पहले जब लोग काम करते थे अपने हाथों से, अपने स्किल से, उसको हिस्टोरियंस ने कहा है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आंसर कैसे लिखोगे? Proto industrialization is the phase of industrialization that was not based on factory system। मतलब जब फैक्ट्रीज में काम नहीं होता था, जब वर्कर्स वीवर्स अपने हाथों से काम करते थे, अपने स्किल से काम करते थे, उस टाइम को कहा गया है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं भी आई थी, जब फैक्ट्रीज नहीं भी आई थी, उससे पहले भी बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता था कपड़े का इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दिस पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हिस्ट्री इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसी पार्ट को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब है आपके यहाँ डिस्कस वाले क्वेश्चन। व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। कुछ 19th सेंचुरी में ऐसे बिजनेसमैन थे, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो मशीन वाला कपड़ा नहीं लेते थे, वो हाथ से बना हुआ कपड़ा लेते थे। उसके रीजन बताने हैं आपको क्यों। देखो चिल्ड्रन, आज भी आपने देखा होगा बॉलीवुड वगैरह में जो अच्छे अच्छे डिजाइनर हैं, जैसे मनीष मल्होत्रा है। कई बार आपने एक्ट्रेस का इंटरव्यू सुना होगा कि मैं शादी करूंगा तो मनीष मल्होत्रा के डिजाइन वाले कपड़े पहनूंगी। तो जो डिजाइनर कपड़े होते हैं, जिनमें वैरायटी होती है, जिनमें कस्टम्स डिजाइन, वो केवल हाथों से पॉसिबल है, वो मशीन से पॉसिबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो रिच क्लास थी, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो हमेशा ये चाहते थे कि हम अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे फैब्रिक का कपड़ा पहने। अब मशीन तो एक बार में 100 कपड़ा बना रही है, ठीक है, वो आम आदमी पहन रहा है, लेकिन रिच क्लास क्या चाहता था कि यार हम कस्टम मेड पहने, हमारा अपना डिजाइन हो, हमारा अपना, और हमारे जैसा कपड़ा दूसरे लोगों के पास ना हो। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से। और तीसरा एक और रीजन था, क्योंकि जो लेबर था, मतलब हाथ से काम करने वाले जो लेबर थे, इनकी फीस बहुत कम थी, इनके चार्ज बहुत ही कम थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? लेबर वॉज अवेलेबल एट लो वेजेस। लेबर काम जो है वो बहुत ही कम पैसों में हो जाता था उस टाइम पे। कस्टम डिजाइन क्लोथ वॉज ओनली पॉसिबल बाई ह्यूमन स्किल्स नॉट मशीन। अब मशीन से तो जो कपड़ा बनेगा, मशीन में जो सॉफ्टवेयर है, जो चीज लगी हुई है, वो तो वैसा ही कपड़ा बनाएगी, लेकिन आपको चाहिए मुझे इसमें रेड मिल जाए, यहाँ पे फ्लावर मिल जाए, यहाँ पे ये मिल जाए, वहां पे मोर बना हो, वो तो मशीन से पॉसिबल नहीं था। वो तो एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ेगी, हाथ से उसमें कारीगरी करनी पड़ेगी। अपर क्लास पीपल प्रेफर्ड आर्टिकल्स मेड बाय हैंड ओनली। और जो रिच लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, वो हाथ से बना हुआ कपड़े को ही प्रेफर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडियन वीवर्स। अब जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर्स के साथ कैसे डील किया। अब इंडिया का जो कपड़ा था, इंडिया के जो कारीगर थे, इनको न केवल अपने कंट्री में बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी इनका कपड़ा और इनका नाम था। इसीलिए फ्रेंच वाले चाहते थे कि हमें कपड़ा दें, पुर्तगीज चाहते थे हमें, यूरोपियन कह रहे हैं हमें, ईस्ट इंडिया वाले कह रहे हैं हमें। तो ईस्ट इंडिया वालों ने क्या चाल चली थी, मैंने आपको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बताया भी था। इन्होंने गोमस्तास को अपॉइंट किया, और गोमस्तास ने क्या चाल चली कि इनको लोन दे दो, ऐसे ही दे दो, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ठीक है, तो ये हमारे अंडर में रहेंगे। अब हम आपने किसी को पैसा दे दिया लोन पे, तो अब वो लोन तो चुका नहीं पा रहा, तो उनसे कहा चलो तुम ऐसा करो, तुम हमारे लिए कपड़ा ही बना दो। तो इस तरह से उन्होंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसको सस्ते छोटे मोटे लोन ये देते गए,
उनसे कहते गए तुम्हारे घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई घर बनाना हो, हमसे पैसा लो, और जब तुम हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हो तो उनको धमकाते थे, ठीक है, और फिर उनसे क्या करवाते थे, अपने लिए कपड़ा बनवाते थे। आंसर कैसे लिखोगे? अपॉइंटमेंट ऑफ पेड सुपरवाइजर कॉल्ड गोमस्तास, उन्होंने पेड सुपरवाइजर रख दिए जिनका नाम था गोमस्तास। प्रिवेंशन ऑफ कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांस एंड लोन्स, इन्होंने क्या किया, इनको एडवांस में पैसा देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग किसी दूसरी कंपनी के साथ या दूसरे मर्चेंट्स के लिए काम नहीं कर पाते थे, मजबूरन इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही काम करना पड़ता था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। The international market for fine textile was dominated by India till the 18th century, ये कह रहा 18वीं सेंचुरी तक जो कपड़े का बोलबाला था वो इंडिया का था संसार भर में। क्या ये सच है? मैंने आपको बताया भी था, ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।